डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका साहित्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महापुरुष और महान राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी साहित्यकार के रूप में उनका स्थान महत्वपूर्ण था। उच्च कोटि का लेखक होने के लिए अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उनके लक्ष्य ने उन्हें हमेशा बोलने और लिखने के लिए प्रेरित किया। उनका साहित्य व्यक्तित्व कष्ट की अग्नि में तपकर उभरा। अछूत जाति में जन्म लेना अंबेडकर के लिए एक बड़ा अभिशाप था, जो आगे चलकर उनके समाज के लिए वरदान साबित हुआ। छुआछूत, जातिवाद, ब्राह्मणवाद एवं हिंदूवाद ने उनके जीवन को झकझोर दिया था। उन्होंने विद्रोही एवं क्रांतिकारी के साहस तथा निर्भीकता की नींव पर साहित्यिक भवन का निर्माण किया। वे कलम एवं कटार चलाने में बड़े माहिर थे और दोनों में ही उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उनकी साहित्यिक प्रतिभा के कई प्रेरक तत्व थे। उनके पिता रामजी सकपाल का उनके साहित्यिक विकास में बड़ा योगदान रहा। सकपाल जी ने बचपन में ही अंबेडकर को अंग्रेजी भाषा, ग्रामर तथा शब्दों से अच्छा परिचय करवाया। पिता की सहायता से अंबेडकर की अंग्रेजी में रुचि बढ़ती चली गई और वे अंग्रेजी में अच्छा लिखने व बोलने लगे। अंबेडकर अपने कोर्स के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का गंभीरता से अध्ययन करते थे, जिनसे उनमें लिखने की लालसा पैदा हो गई और वे जीवन के अंतिम समय तक लिखते रहे। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक समस्याओं से पीड़ित होने के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा। अंबेडकर की साहित्यिक प्रतिभा का विकास वास्तव में अमेरिका में हुआ। सन 1915 उनके लेखन का शुभारंभ था। अंबेडकर को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, परंतु उनकी साहित्यिक रुचि जरा भी कम नहीं हुई और वे अपने प्रतिभा एवं अथक प्रयासों से साहित्य की उच्च सीढ़ी पर पहुंच सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लिखने का शौक तो था ही, पर उससे वह अपना तथा अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते थे। साहित्यिक प्रयास से जीविका कमाना उनके लिए असंभव था। वे उपन्यास आदि नहीं लिखते थे और न ही वे जनता के मनोरंजन के लिए ऐसा करते थे। अंबेडकर ने अपने पढ़ने लिखने का कार्य निरंतर जारी रखा, जिससे कि उनकी वैचारिक एवं साहित्यिक रुचि में कमी ना हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की साहित्यिक सृष्टि का विवेचन करना बड़ा ही गंभीर विषय है। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक ग्रंथों की रचना करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। वे साहित्यकार के रूप में कभी सामने नहीं आए, परंतु इस रूप में कार्य करते हुए उन्होंने सीधी, सरल तथा सहज भाषा का प्रयोग करके वास्तविकताओं का चित्रित किया। अंबेडकर के साहित्यिक व्यक्तित्व में मानवता, आदर्शवाद और यथार्थ देखने को मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को अपने जीवन का मूल उद्देश्य बना लिया था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने पत्रिकाओं में अभिरुचि पैदा की और अपने साधनों के अनुसार 3 पत्रिकाओं का समयानुसार काम करना प्रारंभ किया। महाराजा कोल्हापुर से कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त करने के बाद अंबेडकर ने सबसे पहले जनवरी 1920 में मूक नायक साप्ताहिक मराठी पत्रिका का प्रारंभ किया था। उस पत्रिका के अंबेडकर अधिकृत संपादक नहीं थे, पर वे ही पत्रिका का संचालन कर रहे थे। पत्रिका उन्हीं की आवाज का दूसरा लिखित रूप थी। आर्थिक अभाव के कारण पत्रिका का प्रकाशन कार्य कठिन था, परंतु बाबा साहेब ने उसे आगे बढ़ने में भारी योगदान दिया। मूक नायक के प्रथम अंक में अंबेडकर ने पत्रिका के उद्देश्य को बड़ी ही सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में बताया था। उन्होंने कहा कि भारत असमानता का घर है, जहां हिंदू समाज एक ऐसी बहुमंजिली इमारत है जिसमें कोई प्रवेश द्वार नहीं है और न ही एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए कोई सीढ़ी है। जो व्यक्ति जिस मंजिल में पैदा हुआ उसी में उसे मरना है। मूक नायक सभी प्रकार के मूक दलितों की आवाज बनकर निकला था। मूक नायक के एक लेख में अंबेडकर ने यह प्रतिपादित किया कि भारत को मात्र एक स्वतंत्र देश ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा राज्य भी बनना चाहिए, ताकि यहाँ के सभी नागरिकों को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों में समान अधिकार प्राप्त हो।
और सभी स्त्री पुरुषों को प्रगति के समान अवसर मिले। अंबेडकर ने पत्रिका के माध्यम से लोगों को ध्यान आकर्षित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर अपनी ओर से मूक नायक के लिए सामग्री नहीं जुटाते तो वह चल नहीं पाती। वह पत्रिका उनकी जीविका का साधन तो नहीं थी, पर अंबेडकर ने उसके माध्यम से अपने जीवन की विचारधारा को स्पष्ट किया। उनकी इस विचारधारा से दलितों में जागृति एवं विरोध की लहरें दौड़ पड़ी। अंबेडकर के प्रयत्नों से पत्रिका बहुत दिनों तक चली, परंतु भारी धनाभाव के कारण वह अंत में बंद हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेता के लिए तो पत्रिका और भी अनिवार्य थी, क्योंकि वह विद्रोही एवं क्रांतिकारी थे। अतः उन्होंने अपनी दूसरी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत मराठी में 3 अप्रैल 1927 को बंबई में शुरू की। पत्रिका का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा था कि वह वकालत के पेशे को अच्छा समझते हैं, क्योंकि दलितों के कल्याण के लिए पत्र पत्रिका चलाना किसी स्वतंत्र जीविकापार्जन के पेशे के साथ ही संभव हो सकता है। उन दिनों भारत में अच्छी आर्थिक स्थिति के बिना पत्र पत्रिका चलाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपनी नई पत्रिका के माध्यम से अपने आंदोलन के आलोचकों को उत्तर देना प्रारंभ किया। एक संपादकीय के बाद दूसरे संपादकीय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वकालत की सभी तालाब और मंदिर अछूतों के लिए खुले होने चाहिए, क्योंकि वे भी हिंदू हैं। अंबेडकर ने अपनी पत्रिका के माध्यम से सरकार से यह भी आग्रह किया कि उस प्रस्ताव का विरोध करने वालों को दंडित किया जाए। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट किया तो हिंदू पत्र पत्रिकाएं उनकी आलोचनाओं में जुट गए। अंबेडकर ने जब अपने एक संपादकीय में तर्क प्रस्तुत किया तो चारों ओर तहलका मच गया और अछूतों में जागृति की लहर दौड़ गई। पत्रिका के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नाम चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। जनता से भी काफी संपर्क स्थापित हो गया और उनके आंदोलन और पत्रिका को चलाने के लिए उनके शिष्यों एवं भक्तों ने अच्छा धन इकट्ठा कर लिया। अंबेडकर ने यह घोषणा की कि अब बहिष्कृत भारत के स्थान पर जनता नाम की साप्ताहिक पत्रिका निकाली जाएगी। अतः दिसंबर 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 2 साथियों देवराव नायक और कदरेकर ने की सहायता से जनता पत्रिका का शुभारंभ हुआ।